बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो हमने जो है अभी जो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट होता है उसका, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें रजिस्टर और कैश मेमोरी होती है। तो और भी कई तरह की मेमोरी होती है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेमोरी बेसिकली होती है कि कोई भी डेटा जब हम कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर सेव करते हैं तो उसके लिए जो प्लेस होती है वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, या उसको हम एक तरह से मेमोरी बोलते हैं उसकी। जिस तरह हमारे जिसमें हमारे बॉडी में दिमाग होता है, वो क्या करता है, बेसिकली उसका काम है इंफॉर्मेशन को जमा करके रखना। ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है फिर हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उससे क्या करते हैं, जरूरियात अपनी पूरी करते हैं, उस नॉलेज का फायदा उठाते हैं। तो वैसे ही किसी भी डिवाइस के अंदर जो डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी मेमोरी होती है। तो एक तरह से ये भी एक पेरिफेरल है कंप्यूटर का। तो हमने 3 पेरिफेरल के बारे में इसका पढ़ा था। तो ये एक तरह से फोर्थ पेरिफेरल है जो मेमोरी वाला है। तो स्टोरेज पेरिफेरल या फिर मेमोरी पेरिफेरल। कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। ये जैसे इंसान का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इट इज यूज टू स्टोरेज डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। इसका काम होता है कि ये डेटा या इंफॉर्मेशन को या जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए जो सेट किया जाता है, तो उसको महफूज करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज द डेटा स्टोरेज यूनिट और अ डेटा स्टोरेज डिवाइस वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। और यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज है, अ, ये और जो मेमोरी होती है बेसिकली ये डेटा स्टोरेज यूनिट होता है या डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है, जो मेमोरी होती है, जहाँ पे कोई भी डेटा या क्या नाम है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जा सकता है जब भी जरूरत पड़ती है। इन जनरल कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 3 टाइप्स। आमतौर से कंप्यूटर की मेमोरी को हम 3 किस्मों में बांटते हैं, उसके 3 डिवीजन करते हैं उसकी: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, इट इज also known as the main memory of the computer system. It is used to storage data and programs or instructions during computer operations. जो प्राइमरी मेमोरी होती है बेसिकली कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी होती है और ये सीपीयू के अंदर ही होती है। ठीक है। और जो किसी भी कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन सिस्टम होता है वो सारा इसी के अंदर सेव होता है, जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। फिर इसकी 2 किस्में होती हैं। एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या है, ये बेसिकली जब तक के पावर सप्लाई होती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मिलता रहेगा या बैटरी रहेगी, तब तक वो सारी की सारी कमांड याद रखेगा जो उसको दी गई हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गायब हुई, पावर बैकअप खत्म हुआ, ये जो कुछ भी इसको टास्क या कमांड दी गई थी सब भूल जाता है फिर। ठीक है। तो ये जो मेमोरी होती है एक तरह से ये वोलेटाइल होती है, यानी जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक ये इंफॉर्मेशन को महफूज रखता है कि उसे क्या क्या कमांड दी गई है, उसे याद रखता है। जैसे पावर सप्लाई खत्म, ये सब भूल जाता है, मुझे क्या कमांड दी गई, आपको दोबारा फिर से उसको शुरू करना होता है। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। इफ द पावर सप्लाई फेल्स और इंटरप्टेड और स्टॉप्ड, ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस मेमोरी विल बी लॉस्ट। जैसे मतलब मेरी जितनी भी फाइलें इस कंप्यूटर के अंदर खुली हुई हैं, तो बेसिकली वो जो रैम होती है ये याद रखती है कि इस बंदे ने जो यूजर है उसने कौन कौन सी फाइलें खोली हुई हैं, कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको याद रखता है। तो जब तक आप खुद इन फाइलों को बंद नहीं करोगे या शट डाउन नहीं करोगे कंप्यूटर को, तब तक वो उनको क्या नाम है, खुद से बंद नहीं करेगा, बल्कि उनको तब तक खोले रखेगा जब तक कि आप अपनी तरफ से कोई कमांड नहीं देते या फिर पावर सप्लाई खत्म नहीं होती। ठीक है। तो ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस मेमोरी विल बी लॉस्ट। अगर पावर सप्लाई खत्म हो जाए फौरन, या ये कि आप अपनी तरफ से कमांड देकर उसको खत्म करें, तब ये खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई पे ही वो सारा डेटा भूल जाता है। जैसे कंप्यूटर अगर एक बार बंद हो गया, दोबारा आपको सारी फाइलें फिर से खोलनी पड़ेंगी। इट टेम्परेरीली स्टोर्स प्रोग्राम्स डेटा विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। ये उन सारी चीजों को याद रखता है, उन प्रोग्राम्स या डेटा को महफूज रखता है जो कि प्रोसेसर के जरिए से उनको एग्जीक्यूट किया जाना होता है। मतलब हमने जो कमांड दी है उस कमांड को याद रखता है।
और जो फाइल हमने खोली हुई होती है, क्योंकि हमने बेसिकली कमांड देकर वो काम कराया हुआ है, तो ये याद रखता है सबके प्रोसेसर को क्या क्या काम करना था और क्या वो वाकई उसको कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये जैसे मसलन मैंने फाइल खोली, कितने घंटे तक इसको खोले रखेगा, कब तक खोले रखना है, ये कौन याद करके रखता है? इसको ये रैम याद रखता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखती है। जैसे पावर सप्लाई खत्म होगी ये भूल जाएगा, फिर आपको फिर से खोलनी पड़ेगी फाइल। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसका मतलब ये होता है कि बिजली पावर सप्लाई हो या ना हो, इसमें जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सब उसमें सेव रहते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन देयर इज पावर सप्लाई फेलियर, इंटरप्शन, ब्रेक्स। चाहे लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर सप्लाई हो या ना हो, ये तमाम चीजों को फिर भी याद रखता है। रोम, random read only memory is used to store information that is used to operate the system। जो किसी कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम होता है, मसलन जैसे एंड्रॉयड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके प्रोग्रामिंग वगैरह, इंस्ट्रक्शंस, और इसी तरह से विंडोज का अपना जो प्रोग्रामिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो जो सारी कोडिंग्स होती हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो रोम के अंदर होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो रोम होती है उसको हम एडिट भी नहीं कर सकते। तो रोम is used to store information that is used to operate the system। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो रोम के अंदर होती है। As its name refers to read only memory, इसलिए हम इसको सिर्फ रीड करता है, कंप्यूटर जो होता है प्रोसेसर उसको सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें कोई नई चीज ऐड नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई भी क्या नाम है, यूजर उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर आप उसको एक बार आपने उसके अंदर छेड़छाड़ की तो पूरा प्रोग्राम लॉस्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगी आपकी डिवाइस। ठीक है, we can only read the programs and data that are stored on it। जो इसमें डेटा है बस उसको हम यूज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से इसको एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, और ये रहता है चाहे लाइट रहे ना रहे, पावर सप्लाई रहे ना रहे, तो एक तरह से ये नॉन वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल नहीं होती है। फिर सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है एंड इज यूज्ड टू स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है इसको आमतौर से लार्ज डेटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमें लार्ज डेटा स्टोरेज वगैरह की जरूरत होती है सेव करने की, तब हम सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। द डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट, और ये परमानेंट होता है ये भी, एंड इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होगा हमेशा वो स्लो होता है। इसीलिए बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं उनमें चिप वगैरह जो पहले हम ऐड करते थे और या पेन ड्राइव वगैरह का सहारा लेके हम उनका इस्तेमाल करते थे, वो खत्म कर दी गई हैं, बल्कि बेसिकली उसी के अंदर उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है ताकि एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज की जरूरत न पड़े, जिससे कि सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसीलिए जो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फास्ट होती है, उसी का एक तरह से जो है कैपेसिटी वो बढ़ा दी जाती है। और मेमोरी चिप वगैरह की पहले जो मोबाइल में आता था चिप आप उसमें ऐड कर लेते थे, अब वो नहीं आता, बल्कि उसी में जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी किस्में क्या क्या हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप्स आते थे पहले, जैसे VCR वगैरह की जो CD होती थी या कैसेट्स वगैरह होती थी। तो magnetic tapes is a long narrow strip of plastic film with a thin magnetic coating on it that is used for magnetic recording। तो magnetic tapes जो होती थी बेसिकली जो कैसेट वगैरह उसमें जो वो टेप होती थी उसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती थी, उन प्लास्टिक की पट्टियां होती थी वो, तो उसको इस्तेमाल किया जाता था रिकॉर्डिंग के लिए। फिर दूसरी है सेकेंडरी में SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी। और ये नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी होती है ये भी, यानी पावर सप्लाई के आने न जाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज्ड इन प्लेस ऑफ हार्ड डिस्क बिकॉज ऑफ इट्स मच ग्रेटर स्पीड। और हार्ड डिस्क के बजाय अब इसको इस्तेमाल किया जाता है SSD को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को। इससे ये होता है कि कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस की जो स्पीड है वो, क्योंकि इसकी ज्यादा होती है SSD की हार्ड डिस्क के मुकाबले में, तो SSD का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन SSD अपने आप में खुद सेकेंडरी मेमोरी में आती है। हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क, इट इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर ए कंप्यूटर एंड हार्ड डिस्क आर फ्लैट सर्कुलर प्लेट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम और ग्लास
एंड कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो हार्ड डिस्क होती है बेसिकली वो उनके अंदर जो है मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसी तरह से उसके अंदर जो है सर्कुलर प्लेट्स होती हैं जो एल्यूमिनियम या ग्लास वगैरह की बनी होती हैं, जिन पे कोटिंग होती है मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये डेटा स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ऑप्टिकल डिस्क। इट इज ए लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिटन टू एंड रेड। तो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है बेसिकली ये लेजर बेस्ड स्टोरेज सिस्टम होता है। जो सीडी वगैरह होती थी आमतौर से, जैसे आप यहाँ देखें, ये जो है सब ये लेजर बेस है, डीवीडी, सीडी, ठीक है। और बाकी ये जो आपको नजर आ रहा है ये साइड में रखी हुई है, ये हार्ड डिस्क की एग्जांपल है। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है बेसिकली वो लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम है, और इसको रिटन या रीड, मतलब इसमें डेटा आप सेव भी कर सकते हैं, उससे डेटा फिर ले भी सकते हैं। इट इज रीजनेबली प्राइस्ड एंड हैज अ लॉन्ग लाइफ स्पेन, और ये महंगी भी नहीं होती बहुत ज्यादा, लाइफ स्पेन तो काफी होता है। और ये 3 किस्म की होती है। सीडी यानी कम्पैक्ट डिस्क, इसकी कैपेसिटी जो होती है द कैपेसिटी ऑफ ए सीडी रोम इज 600 MB। तो जो सीडी होती थी आमतौर पर शुरू में ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी थी, और 600 MB इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी। उसके बाद आया फिर इसी के अंदर ऑप्टिकल डिस्क में डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी कैपेसिटी जो बढ़ी वो 4.7 GB तक ये इसकी कैपेसिटी बढ़ी। फिर उसके बाद आया ब्लू रे डिस्क, ये भी ऑप्टिकल डिस्क में आती है, और ये 50 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है। ऑप्टिकल डिस्क कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू रीड ओनली एंड रीड एंड रीराइटेबल, और फिर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी ऐसी ऑप्टिकल डिस्क जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, और ऐसी ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम क्या नाम है राइट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। यानी हम उसमें कुछ तो डिस्क वो होगी जिसमें जो एक बार डेटा आ गया, जो शुरू में आपने देखी होंगी जो सीडी वगैरह आती थी उसमें सिर्फ जो मूवी या जो भी चीज जो प्रोग्राम्स वगैरह उसमें होते थे, या जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह या बहुत सारी किताबें होती हैं उनके साथ एक सीडी डिस्क आती है। तो उसमें जो चीजें होती हैं बेसिकली हम उनको इस्तेमाल करते हैं जो उसके अंदर होती है, हम उसमें से ले भी नहीं सकते ना उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारी जो डिस्क हैं वो ऐसी आती हैं ऑप्टिकल डिस्क जिसमें से हम डेटा ले भी सकते हैं और उसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश एंड रजिस्टर मेमोरी, तो सीडी जो है इनमें एक तरह से वो रीड ओनली मेमोरी की एग्जांपल है। कैश एंड रजिस्टर मेमोरी, जो कैश और रजिस्टर मेमोरी है, इट इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये सबसे हाई स्पीड की होती हैं कैश और रजिस्टर, इनमें भी रजिस्टर सबसे हाई स्पीड की होती है। दैट कैन हेल्प द सीपीयू रन फास्टर, और ये सीपीयू को हेल्प करते हैं बहुत स्पीड से चलने में, और बेसिकली सीपीयू का ही पार्ट होते हैं दोनों। बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी इट सर्व एज ए बफर, और जो सीपीयू होता है और मेन मेमोरी उसमें बफर के तौर से रोल प्ले करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम दैट सीपीयू यूजेस द मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो जो सीपीयू जिन चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता है वो इनके अंदर मौजूद होती है, रजिस्टर और कैश के अंदर। दे आर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, और ये सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। तो याद रखने रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी ये दोनों सीपीयू का पार्ट है। सर ये मतलब नहीं समझा कि वो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रहती है, बिटवीन। असल में मेन मेमोरी उस मेमोरी को बोलते हैं जो सीपीयू के साथ रहती है, समझ में, यानी वो सीपीयू का हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। जी। बाकी जो सेकेंडरी जो मेमोरी वगैरह होती है जैसे एसएसडी हार्ड डिस्क वगैरह, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एडिशनल पार्ट है। क्या नाम है, जो हार्ड डिस्क होती है या हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर का एक अलग तरह का हार्डवेयर है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है सीपीयू का। रजिस्टर और कैश मेमोरी जो है सीपीयू का हिस्सा है, यानी ये जो मेमोरी है बेसिकली सीपीयू के अंदर ही होती है, समझ में आया। जी जी। अब बाकी जो होती है वो क्या नाम है, वो सीपीयू के अंदर नहीं होती, वो सीपीयू के बाहर होती है। हाँ बराबर। मेमोरी स्पीड हायरार्की, कौन सी मेमोरी कितनी फास्ट होती है, इसमें भी सवाल आ जाता है, तो इसलिए आप इसको भी याद रखिए। तो जो सीपीयू होती है, सीपीयू में रजिस्टर होता है,
और कैश मेमोरी। तो सबसे फास्ट जो होती है वो रजिस्टर होती है मेमोरी, और फिर उसके बाद कैश का नंबर आता है, और उसके बाद फिर जो प्राइमरी मेमोरी में रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फिर सेकेंडरी मेमोरी में एसएसडी, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर उसके बाद पेन ड्राइव, फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड। और जो ओल्ड जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनमें ऑप्टिकल ड्राइव्स है, मैग्नेटिक टेप है और फ्लॉपी वगैरह, ये सब। तो एक तरह से हायरार्की में सबसे पहले जो आएगा वो रजिस्टर है, उसके बाद जो है कैश, फिर उसके बाद रैम है, और उसके बाद फिर एसएसडी और एचडीडी। अब इसमें एक चीज है समझने की, वो ये कि जिस मेमोरी डिस्क का या जिस मेमोरी का साइज जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, जिस मेमोरी का साइज कम होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपकी जेब में 1 रुपया है तो आप एकदम जेब में हाथ डालेंगे वो सिक्का फौरन आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी जेब में एक 5 का सिक्का है, एक 10 का सिक्का है, एक 20 का सिक्का है, एक जो है वो 2 का सिक्का है, और ऐसे सिक्के 20-25 हैं, तो जब आप जेब में हाथ डालेंगे तो आपको ढूंढने में जो है ना टाइम लगेगा कि आप 5 का सिक्का उसे देखेंगे, ये 5 का ही है, 1 का तो नहीं निकाल रहा हूं मैं। तो बिल्कुल वैसे ही है इसमें भी, क्योंकि जो किसी मेमोरी का साइज छोटा होगा इसका मतलब उसमें डेटा कम होगा, कम डेटा होगा तो ढूंढने में कम टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में टाइम कम लगेगा। और जहां डेटा बहुत ज्यादा होगा तो वहां डेटा को ढूंढने में टाइम लगेगा कौन सा एग्जैक्टली चाहिए, तो इसलिए उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है प्रोसेसिंग के अंदर। जैसे एक सिंपल से एक बात है, एक घर के अंदर आपने सिर्फ 2-3 किताबें रखी हुई, आप जाएंगे फट से उठा के ले आएंगे। लेकिन एक घर के अंदर आपने 1000 किताबें रखी हुई है, तो जहां 1000 किताबें रखी होंगी वो आपको फौरन एकदम जाती वो किताब नहीं मिल जाएगी आपको, जहां सिर्फ 1-2 किताब रखी हुई थी। तो बिल्कुल वैसे ही समझिए इसमें कि जहां जिस मेमोरी की डेटा कैपेसिटी कम होगी वहां डेटा कम होगा तो उसको ढूंढने में टाइम कम लगेगा, तो इसीलिए उसकी स्पीड फास्ट होती है। तो जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी उसकी स्पीड उतनी ही फास्ट होगी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके स्पीड इतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, यानी उसकी प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होगा। समझ में आया बेसिकली क्या ताल्लुक है दोनों के बीच में? नहीं समझ में आया तो भी बता दे। ये सर नो कुछ तो कीजिए। मुझे तो समझ में आ गया, बाकी से नहीं पता। अच्छा अच्छा, बाकी जिसको समझ में नहीं आया वो भी वो बताएगा फिर। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, इंक्रीज टाइम, इंक्रीज एक्सेस टाइम इंक्रीजिंग, कैपेसिटी इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आप चार्ट देखिए, मिसाल के तौर पे जो सीपीयू है और रजिस्टर में जो सीपीयू का जो अपनी मेमोरी होती है, सीपीयू में मसलन रजिस्टर्ड, और फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टैप। सबसे कम साइज किसका है? रजिस्टर्ड मेमोरी का है। ठीक है, तो ऊपर सबसे कम है इसलिए इन्होंने दिया हुआ है कैपेसिटी इंक्रीजिंग, यानी नीचे जो है कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। सबसे कम कैपेसिटी ऊपर वाले की, उससे ज्यादा, उससे नीचे, उससे ज्यादा नीचे, और सबसे ज्यादा वाली जो है नीचे मैग्नेटिक टैप, इनकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो लेकिन जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसका एक्सेस टाइम जो है वो भी कम होगा, और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी एक्सेस टाइम भी उसका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे साइज बढ़ेगा उतना ही एक्सेस टाइम उसका इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर से अगर एक फाइल कम मेमोरी की, यानी किसी मेमोरी का साइज कम है, तो उसमें किसी फाइल को ढूंढने में मान लो आपको 1 सेकंड लगती है। तो अगर कोई बड़े साइज की बड़ी साइज की मेमोरी है, उसमें डेटा बहुत ज्यादा है, तो उसमें फाइल को ढूंढने में आपको 4-5 सेकंड लगेंगी। तो कहाँ 1 सेकंड और कहाँ 5 सेकंड। तो ये बेसिकली जो टाइम डिफरेंस होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जिस मेमोरी के अंदर डेटा कम होगा उसमें ढूंढने में, प्रोसेसिंग में टाइम कम लगता है। जिसमें डेटा ज्यादा होगा, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसको डेटा को ढूंढने और प्रोसेस करने में टाइम ज्यादा लगता है। इसीलिए कम कैपेसिटी फास्ट स्पीड, ज्यादा कैपेसिटी स्लो स्पीड। ठीक है, तो ये हायरार्की भी याद रखिए। तो सबसे फास्ट जो है वो रजिस्टर है, लेकिन सबसे कम कैपेसिटी है कैश, उसके बाद फिर उसके बाद मेन मेमोरी, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फिर उसके बाद जो है ऑप्टिकल डिस्क, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक टैप। जो मेमोरी यूनिट होते हैं, a computer processor is made up of multiple decisive circuits, each one of which may be either off or on.
जो भी कंप्यूटर होता है या कंप्यूटर के अंदर जितना भी जो कुछ है बेसिकली वो सब मिलके बना होता है सर्किट से। हम जो भी कमांड दे रहे होते हैं बेसिकली अपने आप में वो एक सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, आपने की प्रेस की, तो बेसिकली जब आप की प्रेस कर रहे होते हैं तो आपने एक सर्किट कंप्लीट किया, यानी एक वायर है। जिस तरह से आप बटन प्रेस करते हो तो एकदम फैन चल जाता है। क्यों चलता है? क्योंकि वायरिंग सब पहले से सेट है, तार वगैरह। आप बटन दबा के जो बेसिकली तार हटे हुए थे आपने उनको बटन दबा के क्या कर दिया है, सर्किट को कंप्लीट करके जो चार्ज था, फ्लो था, करंट, जो एक तरह से चार्जेस का फ्लो था वो आपने पहले रुका हुआ था उसको क्या कर दिया, जारी कर दिया, सर्किट उसका एक तरह से जोड़ दिया। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स होते हैं। तो जब आप कोई की प्रेस करते हैं बेसिकली आप उस सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके अंदर, और उससे जो है वो कमांड पहुंच जाती है आपकी, जो आप उस कमांड देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस पे काम करता है, ऑन और ऑफ के रूल पे काम करता है। तो आप कोई भी की प्रेस कर रहे हैं, ए प्रेस किया आपने तो आपने एक सर्किट कंप्लीट किया। ठीक है, और ये एक खास सर्किट है जो कंप्यूटर को एक खास तरह का की कमांड समझाता है, जो हमने कोडिंग के जरिए से सेट की हुई होती है। आप बी की प्रेस करेंगे, एल प्रेस करेंगे, पी, ओ, कोई भी की प्रेस करते हैं बेसिकली की प्रेस करने का मतलब है आपने एक सर्किट कंप्लीट किया। जैसे ही आपने कोई सर्किट कंप्लीट किया तो उस सर्किट में खास कोडिंग होती है, तो उस सर्किट को कंप्लीट करते कंप्यूटर समझ जाता है फला वाला सर्किट से डिमांड आए तो इसका मतलब ये है। तो बेसिकली मेमोरी जो यूनिट होते हैं अपने आप में वो सर्किट्स होते हैं, और वो सर्किट अपने आप में डेटा वगैरह जो होती है, इंस्ट्रक्शंस उन सर्किट्स के अंदर महफूज होती हैं। और हमारे दिमाग के अंदर भी जो इंसान के अंदर जो किसी नॉलेज को सेव किया जाता है वो भी सर्किट्स की फॉर्म में ही होता है। आप कोई भी चीज सीख रहे होते हैं बेसिकली हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम है, वो हमारे ब्रेन के अंदर क्या करता है, जैसे कोई चीज हम सीख रहे होते हैं वो एक नया नेटवर्क बनाता है, एक नया सर्किट बनाता है, और उस सर्किट के अंदर, नेटवर्क के अंदर उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है वो। ठीक है, इसीलिए अगर कोई आदमी नई चीजें सीखता रहता है उसका जो दिमाग होता है वो हमेशा नर्वस सिस्टम उसका एक्टिव रहता है, और जो न्यूरॉन्स हैं उसके नए बनते रहते हैं, नए नेटवर्क डेवलप होते रहते हैं उसके दिमाग के अंदर। जब आदमी नई चीजें सीखना बंद कर देता है तो उसके दिमाग के अंदर नए नेटवर्क और नए सर्किट बनना बंद हो जाते हैं। इसीलिए होता ही है कि उसके पास जो डेटा होता है वो भी लूज होना शुरू हो जाता है। उसके बिलमुकाबिल जो आदमी नई चीजें सीख रहा होता है तो क्योंकि उसका न्यूरॉन और नेटवर्क बिल्डिंग सिस्टम जो है एक्टिव होता है उसके ब्रेन में, इसलिए उसकी वो पहली चीजें भी उसको याद रहती हैं, प्लस उसकी याददाश्त मजबूत रहती है, और नई चीजें वो सीखता रहता है तो उसका दिमाग हेल्दी रहता है हमेशा। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है, बेसिकली कंप्यूटर भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेव करता है बहुत सारे नेटवर्क या सर्किट बना बना के। समझ में आया ये वाला? जी सर। जी जैसे सर। आप, हाँ, जैसे आप जो है घर में कोई स्टोरेज बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक घर बनाएंगे, एक जो अपना में एक तरह से एक जो घर होता है स्टोरेज या गोडाउन होता है वो क्या होता है, आप एक इमारत बनाते हैं, उसकी बुनियादें डालेंगे, दीवारें खड़ी करेंगे, और फिर उसके अंदर वो चीजें आप डाल देंगे। तो जिस तरह से कोई भी चीज महफूज करने के लिए आप एक घर बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, फिर उसके अंदर वो डाल देते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी एक तरह से एक सर्किट बना देता है, घर की तरह बना देता है, और उस इन्फॉर्मेशन को वहां पे सेव कर लेता है। जैसे आपको जरूरत पड़ती है तो हमारा नर्वस सिस्टम वहां जाए, कुंडी खड़खड़ाता है, वैसे आप बाहर निकल आए तो वो उस इन्फॉर्मेशन को वहां से उठा के लेके आता है और हमें वापस दे देता है कि आपने ये मांगा था, ये लीजिए। तो हमारा दिमाग भी क्या करता है, जो भी हम नई चीज सीखते हैं वो एक हमारे हमारे ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क बिल्ड कर देता है, एक नया जाला बुन देता है, एक तरह से एक नया घर बना देता है, वहां उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देता है, और उसका अपना एक एड्रेस बिल्डअप हो जाता है। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो क्या करता है, वहां से फौरन पकड़ के ले आता है उसको। ठीक है, तो जिस तरह से इंसान का जो नर्वस सिस्टम काम करता है तो वैसे ही जो कंप्यूटर का मेमोरी सिस्टम है वो भी वैसे ही काम करता है, और जो चिप वगैरह डेवलप की जाती हैं ये भी इसी रूल पे काम करती हैं। So these two states, a computer processor is made up of multiple decisive circuits, each one of which may be either off or on. ठीक है, these two states in terms of memory are presented by 0 and 1। और ये जो सर्किट्स होते हैं या जो दो स्टेट हैं ऑफ और ऑन, इनको हम 0 और 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब कई मरतबा ऐसा होता है ना, हमें बहुत लंबा टाइम हो जाता है कोई चीज सीखते सीखते, कोई नई इन्फॉर्मेशन सीख रहे होते तो ना ऐसा होता है जब दिमाग पर बोझ पड़ने लगा हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस आदमी ना फिजिकली कोई काम करते करते एक टाइम पर आगे क्या थक जाता है वो,
बर्न आउट होता है। हमारा दिमाग भी क्या करता है, वो बहुत सारे नेटवर्क बनाते 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 वो कहता है भाई थोड़ा मुझे भी आराम दो, सस्ताने दो मुझे। तो जब आप थोड़ा फ्रेश हो जाते हो, इधर उधर कुछ काम करने लगते हो, तो एंटरटेनमेंट, तो उस बीच में क्या होता है, हमारे दिमाग को थोड़ा आराम मिल जाता है। और अगर आप रेगुलर कोई नई चीज सीखते जाओगे तो आपका दिमाग क्या करता है, चीजों को कैच करना बंद कर देता है। जैसे एक आदमी जब थक जाता है ना, तो उसके हाथ से भी क्या होता है, चीजें छूटने लग जाती है। तो वैसे हमारे दिमाग के साथ भी होता है। इसीलिए कंप्यूटर अगर लंबे टाइम तक चलता रहता है फिर क्या होता है, वो हैंग करने लग जाती है डिवाइस, है ना। तो बिल्कुल इंसान का जो स्ट्रक्चर है उसी पे ये भी काम करता है। तो जो ये सर्किट्स होते हैं और ये जो क्या नाम है, ऑन और ऑफ का जो रूल है, बेसिकली कंप्यूटर उसको 0 और 1 से ताबीर करता है। और इन नेटवर्क को हम जो है, जितने किसी चिप के अंदर ज्यादा सर्किट है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। तो बेसिकली सारा खेल है वो सर्किट बनाने का उसके अंदर। तो जो सर्किट होते हैं उनको हम बिट की फॉर्म में 0 और 1, इनको हम नाम देते हैं, बेसिकली मेजर करते हैं। 0 और 1 जो है अपने नाम में एक बिट होता है। और ये जो है मसलन 1 बिट जो है वो 0 और 1 है, यानी एक 0 या फिर 1, एक डिजिट, ये अपने आप में एक बिट है, यानी एक बाइनरी डिजिट। क्योंकि अपने आप में ये एक सर्किट है। मसलन आपने ऑफ बटन दबाया, इसका मतलब ये था 0, 1 दबाया इसका मतलब था 1, 1 इसका मतलब था ऑन। तो अगर ऑन वाला बटन दबा रहे हैं तो इसका मतलब 1 है, और अगर आप जो है ऑफ वाला बटन, तो इसका मतलब था वो 0 था। तो ये जो बाइनरी डिजिट होते हैं बेसिकली अपने आप में सर्किट के नाम है। तो जो भी मेमोरी के अंदर जो यूनिट होता है बेसिकली उसको हम फिर मेजर करते हैं किस तौर से, बिट की फॉर्म में। तो एक बिट के अंदर एक तरह से एक बाइनरी डिजिट होता है, यानी 0 और 1 में से कोई एक। और फिर होता है एक निब्बल, एक निब्बल के अंदर 4 बिट होते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है मेमोरी का वो 1 बिट होता है। और फिर उसके बाद आता है एक निब्बल, एक निब्बल के अंदर 4 बिट होते हैं। और एक बिट में जो है बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1, और एक निब्बल में 4 बिट, एक बाइट उसमें 8 बिट होते हैं। फिर एक किलो बाइट यानी 1 KB, इसमें जो है 1024 बाइट होते हैं। फिर इसके बाद एक मेगाबाइट यानी MB, इसके अंदर 1024 KB होती है। 1 गीगाबाइट यानी एक गीगाबाइट में जो है 1024 MB होती हैं। और एक टेराबाइट, 1 टेराबाइट, इसके अंदर 1024 गीगाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट होता है। एक एक्साबाइट के अंदर जो है 1024 पेटाबाइट होता है। 1 जेटाबाइट के अंदर 1024 एक्साबाइट होता है। फिर एक योटाबाइट होता है, एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होता है। 1 ब्रोंटो बाइट के अंदर जो है 1024 योटाबाइट होता है। और फिर है जियोबाइट, एक जियोबाइट में होता है 1024 ब्रोंटो बाइट। तो इस तरह से ये यूनिट है और उनको याद रखिए, इसमें सवाल आ जाता है। ठीक है। ASCII, तो बेसिकली जो कंप्यूटर को जो कोडिंग दी जाती है, उसको जो प्रोग्राम किया था पहली मर्तबा जिसने, या एक मेजर जो दुनिया की बड़ी कंपनी थी जिसने ये सिस्टम स्टार्ट किया, वो कहलाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसकी फुल फॉर्म है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ASCII। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी हुई है एग्जाम में, तो इसलिए याद रखिए। ए का मतलब अमेरिकन, एस का मतलब स्टैंडर्ड, सी का मतलब कोड, और आई का मतलब इंफॉर्मेशन, और दूसरी आई का मतलब इंटरचेंज। तो एब्रीविएटेड ASCII, abbreviated from the American Standard Code for Information Interchange, is a character encoding standard for electronic communication। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है उसके लिए ये इनकोडिंग कैरेक्टर है अपने नाम में। ठीक है। ASCII कोड्स रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर को जो टेक्स्ट दिया जाता है, मसलन ABCD जो वगैरह जितने भी टेक्स्ट हैं, या लिब्बा था वगैरह जो भी हैं, कंप्यूटर को जो समझाया जाता है, तो बेसिकली ये जो डिजाइनिंग की है ये ASCII जो कोडिंग लैंग्वेज है, इसी के जरिए से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस, ये जितनी भी होती है बेसिकली इन सबको ASCII कोड्स के जरिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है।
और उसके कुछ कैरेक्टर हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। तो दीज इंक्लूड नंबर्स, और ये जो ASI जो कैरेक्टर्स हैं, तो दीज इंक्लूड नंबर्स, इनमें नंबर भी हैं, अपर एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स भी हैं, कुछ फंक्शंस भी हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स हैं एंड अदर्स, और दूसरी और चीजें भी हो सकती हैं। तो बेसिकली जो हम पूरा कीबोर्ड हमारे सामने है, जो ABCD वगैरह, कंप्यूटर को जो ये ABCD समझा रही है जो चीज, वो बेसिकली जो ACII जो सिस्टम था, इसने ये सारी चीजें डेवलप की हैं। ABCD वगैरह ये जो जितने भी पैटर्न है, ये सब इसी के जरिए से इसको सेट किया जाता है। और जो हम कमांड देते हैं, बेसिकली कंप्यूटर को जो कमांड इंसान और कंप्यूटर मशीन के बीच में जो एक तरह से कम्युनिकेशन बिल्डर के तौर से जो रोल प्ले करता है, ये ACI जो कोडिंग है, इसी ने रोल प्ले किया है। इंसान की जुबान को कंप्यूटर की जुबान में जिसने कन्वर्ट किया है, वो ACI है, एक तरह से समझिए। तो उसमें टोटल जो कैरेक्टर हैं ACI के जो कैरेक्टर हैं, वो है 256 कैरेक्टर्स हैं टोटल इसमें, ठीक है। ACI इज देन 8-बिट कोड, और ये अपने आप में एक 8-बिट का कोड होता है इसमें, दैट इज इट यूजेस 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ लेटर और अ पंक्चुएशन मार्क। यानी इसमें ये होता है कि कोई एक लेटर या कोई भी एक पंक्चुएशन मार्क अपने आप में 8 बिट कोड से मिलके बनता है वो, ठीक है। जो कोई भी लेटर है, ए है या फिर कोमा है, फुल स्टॉप है, ये सारे के सारे जब बिल्डअप होते हैं, तो बेसिकली ये कई सारे कैरेक्टर से या डिजिट से, नंबर से मिलके बनता है अपने आप में एक बिट। तो एक ASCII जो कैरेक्टर होता है, वो 8 बिट से मिलकर बनता है। तो दैट इज इट यूजेस 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ लेटर और पंक्चुएशन मार्क। और इसका मतलब ये है कि किसी एक पंक्चुएशन या किसी एक लेटर को फॉर्म करने के लिए 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। 8 बिट्स आर कॉल्ड अ बाइट, और एक बाइट जो होता है 8 बिट से मिलके बनता है एक बाइट। फिर इसके बाद आता है 5th नंबर का नेटवर्किंग पेरिफेरल डिवाइसेस। क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या आउटपुट पेरिफेरल, और फिर उसी के बाद हमने मेमोरी पेरिफेरल्स के बारे में पढ़ा। अब है नेटवर्किंग पेरिफेरल्स। नेटवर्किंग पेरिफेरल्स का मतलब ये है, मेरा कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर, मेरा मोबाइल आपका मोबाइल, या मेरा कंप्यूटर आपका मोबाइल, ये जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये किस चीज के जरिए कनेक्टेड हैं? तो वो सारे डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर्स को, इतने सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करती हैं, ये नेटवर्किंग या पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। नेटवर्किंग पेरिफेरल या फिर नेटवर्किंग डिवाइस कहलाती है। तो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद नेटवर्क्स। तो बहुत सारे जो नेटवर्क बिल्डअप होते हैं, उनको बिल्ड करने में ये वाले डिवाइसेस रोल प्ले करती हैं। जैसे मॉडेम, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइंस। मॉडेम जो होता है एक कंप्यूटर को, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो वाईफाई वगैरह होता है, उस वाईफाई के नेटवर्क को क्या नाम है, हमारे जो कंप्यूटर या हमारे मोबाइल में जो है कनेक्ट करने में जो रोल प्ले करता है, उसमें एक तो क्या होता है, मॉडेम होता है, दूसरा एक राउटर होता है। मॉडेम और राउटर का काम ये होता है, बेसिकली मॉडेम किसी वायर से आने वाले नेटवर्क को कन्वर्ट करता है किसी ऐसे नेटवर्क में जो कि किसी कंप्यूटर या टेलीफोन से या मोबाइल से कनेक्ट हो सके। राउटर उस ऐसे नेटवर्क को पहुंचाता है हमारे डिवाइसेस तक, ठीक है। तो मॉडेम अ डिवाइस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू इंटरनेट। तो किसी कंप्यूटर या किसी नेटवर्क को किसी इंटरनेट से कनेक्ट करने में, किसी लाइन से कनेक्ट करने में मॉडेम रोल प्ले करता है। और राउटर अ डिवाइस दैट राउट्स डेटा बिटवीन ए लोकल नेटवर्क एंड द इंटरनेट। और जो लोकल नेटवर्क होता है, आप उसको क्या नाम है, या फिर जो इंटरनेट वगैरह है, उस नेटवर्क को हमारी डिवाइस तक पहुंचाने में ये रोल प्ले करता है। तो मिसाल के तौर पे आप जब वाईफाई वगैरह लेते हैं, तो वो वाईफाई में क्या होता है, वायरिंग आती है। तो जो वायरिंग में एक तरह से जो नेटवर्किंग होती है, वो हमारा कंप्यूटर अगर उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होंगे। उस नेटवर्क में जो, यानी जो वायरिंग आ रही होती है, बहुत सारी जो अलग अलग कंपनी के वायर्स आते हैं, वो मॉडेम में कनेक्ट किया जाता है। मॉडेम उस यानी उस नेटवर्क को जो उस वायरिंग के जरिए आ रहा होता है, इस लायक बनाता है कि वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके, ठीक है। फिर मॉडेम के बाद अगला होता है राउटर। हम क्या करते हैं, राउटर में डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डिवाइस को, जैसे वायर के जरिए से हम डायरेक्ट कंप्यूटर पे लगा लेते हैं वायरिंग वाईफाई के बीच में और उसमें। और डायरेक्ट ये क्या करता है, रेज की फॉर्म में भी उसको
रिफ्लेक्ट कर सकता है और हम दूर बैठे हुए भी कनेक्ट हो सकते हैं वाईफाई से। तो ये बेसिकली जो राउटर होता है ये उस मॉडेम के जरिए से अवेलेबल किए हुए नेटवर्क को एक तरह से फैलाने का रोल प्ले करता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट करता है ये डिवाइसेस को। तो इंटरनेट, तो नेटवर्किंग पेरिफेरल्स में मॉडेम हो गया और राउटर हो गया। फिर उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, हार्डवायर कंपोनेंट दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। फिर जो NIC जो होती है वो हर कंप्यूटर के अंदर होती है और मोबाइल के अंदर होती है। बेसिकली हमारा कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है या हमारी जो मोबाइल कनेक्ट होता है किसी नेट से, इंटरनेट से, वो NIC के जरिए से होता है। और ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो हर मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर होता है, जो किसी इंटरनेट से कनेक्ट करने में रोल प्ले करता है। जो नेटवर्क पकड़ता है बेसिकली मोबाइल या कंप्यूटर, वो NIC के जरिए से करता है। Which of the following is not considered as form of secondary storage? इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश। रैम। हाँ, ये प्राइमरी मेमोरी में है। What is meant by the term RAM? रैम की फुल फॉर्म क्या है? या सॉरी, रैम का मतलब क्या है? मेमोरी विच कैन ओनली बी रेड, मेमोरी विच कैन ओनली बी रिटन टू, memory which is used for permanent storage, और memory which can be both read and written to। कौन सा है? रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताओ, ये वॉलेटाइल होती है नॉन वॉलेटाइल होती है? नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल नहीं होती है। तो फिर रोम नॉन वोलेटाइल होगा। सॉरी, हाँ, जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है, सही कहा तुमने। जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ये वॉलेटाइल होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Select the option that shows the storage devices in order of capacity from lowest to highest। कैपेसिटी के एतबार से आपको बताना है किसमें ज्यादा है। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस दे रखी है सारे इन्होंने, तो आपको बताना है इसमें कौन सी कितनी कैपेसिटी अभी देखा था आपने। तो जैसे CD रोम, CD DVD, ब्लूरे, CD DVD, DVD ब्लूरे, CD DVD। बताओ इसमें सिंपली बताओ कौन सा है सबसे कम, किसकी सबसे ज्यादा किसकी है? CD। ब्लूरे का ज्यादा होगा। हाँ, तो सबसे कम CD की और सबसे ज्यादा ब्लूरे की है। उसकी 50 GB तक हो सकती है, और CD की जो है 600 MB तक होती है सिर्फ, DVD की 4.7 तक। तो फर्स्ट ऑप्शन। Which statement is true about random access memory in a computer system? RAM is non-volatile, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा है ना। RAM is non-volatile, अगेन ये भी गलत हो जाएगा। RAM is volatile and the amount of RAM is a computer cannot affect its performance। दूसरा स्टेटमेंट है फिर RAM is volatile and the amount of RAM is a computer in a computer system can affect its performance। बताएं कौन सा सही है इनमें दोनों में से, क्योंकि ऊपर वाले तो इसलिए गलत हो गया कि रैम को उन्होंने नॉन वोलेटाइल बोल दिया। इन दो में बताओ कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन। हाँ, फोर्थ वाला सही होगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है, स्पीड पे भी असर डालता है। और सर वो अगर कनेक्शन चले गया बिजली का तो भी इससे इफेक्ट होता है ना रैम में? नहीं, रैम का मसला ये है अगर लाइट चली गई तो ये भूल जाएगा सब कुछ। वोलेटाइल उसी को तो बोलते हैं। जी। हाँ। Which of the following computer components is fastest in terms of speed of access? कौन सबसे ज्यादा फास्ट है इनमें? USB ड्राइवर, सॉलिड स्टेट, रैम, हार्ड डिस्क। रैम क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। रजिस्टर और कैश जो है वो CPU का हिस्सा है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज, द प्राइमरी स्टोरेज इज slower and more expensive, faster, lesser expensive, slower and lesser expensive, faster and more expensive। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फोर्थ ऑप्शन।
फोर्थ ऑप्शन, फास्ट होती है और एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होती है। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स, which of the following groups consists of volatile memory only? volatile memory कौन सी होती है इनमें? RAM and pen drive, hard disk and ROM, RAM and cache, cache and ROM, कौन सा इनमें volatile memory है? थर्ड ऑप्शन। RAM हो गया और cache हो गया, सही है। Which of the following statement about internal and external computer memory are true? इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से? अ पोर्टेबल हार्ड डिस्क is an example of internal memory. Magnetic tape is used to store backup of data. RAM is an internal memory. ROM loses its data when the power is turned off. कौन सा सही है इसमें? एक तो सी सही है। सी कंफर्म सही है। चलिए बी भी है। और कौन सा सही है इसमें? बी। सी सही है। और उसके अलावा ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल, जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है क्या इंटरनल मेमोरी में आता है? उससे नीचे वाला मैग्नेटिक। मैग्नेटिक टेप इज यूज्ड टू स्टोर बैकअप ऑफ डेटा। सही है गलत है? मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल तो किया जाता है ना बाकायदा डेटा को क्या नाम है स्टोर करने के लिए। हाँ हाँ, सीक्वेंस वे में। तो बी और सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहले वाला इसलिए गलत है क्योंकि ये जो हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव कोई भी इंटरनल मेमोरी का हिस्सा नहीं होती। और लास्ट वाला इसलिए गलत होगा जो रीड ओनली मेमोरी होती है यानी रोम जो होती है वो अपना डेटा कभी लूज नहीं करती, हो पावर हो या ना हो, इसलिए वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आता है। वोलेटाइल सिर्फ रेम है, रेम या फिर कैश हो सकती है। अरेंज द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको स्टोरेज कैपेसिटी के एतबार से। डीवीडी, सीडी, ब्लूरे, कौन आएगा सबसे पहले? बीएससी। सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, सबसे पहले बीएससी। हाँ, सबसे पहले सीडी आएगा, फिर उसके बाद जो है डीवीडी, फिर उसके बाद ब्लूरे। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, कैश मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही है गलत? सही है। सही। कैश मेमोरी स्पीड के एतबार से रैम से फास्ट है, ये गलत है स्टेटमेंट। कैश मेमोरी इज ए वोलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर, ये गलत है। देखा था ना स्पीड के एतबार से जो हमने हायरार्की देखी थी उसमें सबसे ऊपर क्या था? रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद फिर था रैम। जी जी बराबर, वो वोलेटाइल देखकर कंफ्यूजन हो गया था। देखो सबसे फास्ट रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी यानी रैम, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, तो याद रखने। दूसरा स्टेटमेंट है सीडीज एंड डीवीडीज एंड मैग्नेटिक टेप्स आर ऑल ऑप्टिकल डिवाइसेस। सही है गलत? जी ये सही होगा। मैग्नेटिक टेप्स कब से ऑप्टिकल डिवाइस हो गई? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल डिवाइस थोड़ी है। नहीं, ब्लूरे सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी देखो मेमोरी। tricky होता है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना होता है आपको। इसमें आधा सही है और आधा गलत है। लोग क्यों इसको ऊपर ऊपर से पढ़ जाएंगे, सीडी डिवाइस ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है चलो, लेकिन उन्होंने बीच में गड़बड़ कर गया है ना, मैग्नेटिक टेप साथ में डाल दिया, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर फॉल्स। DVD-ROM is an optical storage media and it can be written
मेनी टाइम, सही है गलत? इसको तो रीड कर सकते हैं ना। रीड ओनली अगर मेमोरी है इन्होंने ना वो। ऑलरेडी दे दिया है इसमें डीवीडी रोम, अगर दे दिया है इन्होंने, रोम लिख के दे दिया है, इसका मतलब इसको रिराइट नहीं कर सकते। समझ में आया? जी बराबर। अगर ये नहीं आता ना लिखा हुआ, रोम नहीं आता लिखा हुआ, तब हो सकता था, क्योंकि ये रीड ओनली भी हो सकती है और रीड एंड राइट भी हो सकती है। लेकिन जब इन्होंने क्लियरली लिख दिया यहाँ पे डीवीडी रोम, तो रोम का मतलब यही होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी रैम से अपलोड किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है सीपीयू से। क्या ऐसा है? कोई भी सॉफ्टवेयर हम रैम से लेते हैं, और रैम क्या सेकेंडरी स्टोरेज है? हाँ सर। नहीं, प्राइमरी गलत होंगे। रैम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर गलत है। Which of the following hardware components will lose data when power to a computer is switched off? लाइट भागने के बाद कौन से इसमें ऐसी डिवाइसेस हैं जो अपना डेटा खो देंगी? एक मिनट, इसमें थोड़ा फर्क कर लेते हैं। प्रोसेसर रजिस्टर, कैश मेमोरी, एसएसडी, रैम, रोम, बताएं। होगा ना हम्म बी और डी। देखो, जो रजिस्टर होता है ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, कैश ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, रैम ये भी वोलेटाइल है। इसके अलावा ये एसएसडी और रोम ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। जो रजिस्टर है, कैश है और रैम है, ये तीनों वोलेटाइल मेमोरी है, और इनके अलावा जितनी भी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, याद रखना है ना। तो इसलिए ए, बी और डी ये तीनों के तीनों, मतलब थर्ड ऑप्शन, तो ये फोर्थ ऑप्शन। Which of the following storage media from the list A, E given below are optical storage media? ऑप्टिकल स्टोरेज इनमें कौन कौन सा है? डीवीडी रैम, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये मैग्नेटिक क्यों बना हुआ है, मैग्नेटिक टेप, एसएसडी, ब्लूरे डिस्क, कौन कौन से इनमें से ऑप्टिकल है? ए एंड ई। ए एंड ई, तो ए एंड ई यानी फोर्थ ऑप्शन। स्टेटमेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है। डीबीटी क्यों नहीं होगा उसमें? हो तो गया है ए और ई, तभी तो हो रहा है। जी अब पेन ड्राइव क्यों नहीं हो रहा है? पेन ड्राइव पेन ड्राइव कब से ऑप्टिकल डिस्क हो गया? पेन ड्राइव सेकेंडरी है ना। जी पेन ड्राइव रे सिस्टम पे काम थोड़ी करती है वो। पेन ड्राइव के अंदर तो मैग्नेटिक, जिस तरह चिप होती है। जी बराबर। तो पेन ड्राइव के अंदर बेसिकली चिप ही तो होती है ना। मैग्नेटिक जो सिस्टम होता है यही वाला होता है उसके अंदर भी। The content of most forms of RAM are volatile, thus making them unsuitable for long-term data storage. क्योंकि जो रैम के अंदर जो कंटेंट होता है आमतौर से वो वोलेटाइल होता है, इसलिए वो अनसूटेबल होता है लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए। सही है स्टेटमेंट या गलत है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है हार्ड डिस्क हैज फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा इन कंपैरिजन टू रैम। सही है या गलत? गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये जो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हार्डवेयर वाला भी और मेमोरी वाला भी। अब इसका सिर्फ एक लेक्चर रह गया, ये कल इंशाल्लाह हम